अस्सलाम वालेकुम। 59 ही चल रहा है, पार्ट बी का 2 है। ठीक है, ये मैं इसलिए तोड़ दिया बच्चों कि आप लोग अपनी कन्वीनियंस से ले सकें। आज नहीं दिल करता पिछले पार्ट को रोके, इस पार्ट को बाद में किसी वक्त ले लें, लेकिन टर्म टेस्ट देने वाले तो आज ही लेंगे। अच्छा जी, पहला सफ़ा हो गया था और बोलो, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था। तीसरे के अंदर ये जो है, ये मैंने आपको कहा था कि ये हम करेंगे इंशाल्लाह, ये सेट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब, तो यहाँ से पढ़ लेंगे आके। ठीक है, कि वो कहता है कि अगर आपने पॉलिसी सेलेक्ट कर ली ना, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल में से कोई एक, तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। और अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में रूल ये है कि इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है इनको। और अगर चेंज करोगे तो आइए सेठ भागा भागा आएगा और कहेगा बेटा ये चेंज इतना आसान नहीं है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, पूरा स्टैंडर्ड है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में कोई ऐसी बात नहीं थी। कॉस्ट मॉडल में वो कहता है बिल्कुल आइए 16 जैसा चलाओ, और फेयर वैल्यू मॉडल में हमने कहा था कि आपको ईयर एंड के ऊपर रीमैयर करना है उसको फेयर वैल्यू पर, और रिजल्टिंग गेन लॉस को ले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको डेप्रीशिएट नहीं करना। ठीक है, और फेयर वैल्यू मॉडल कहता है जी डिफरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल से, जहां गेन्स आर रिपोर्टेड इन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एंड अक्यूमुलेटेड एज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस। वो कहता है जी आईए 16 से ये मुख्तलिफ है, क्योंकि आईए 16 के अंदर जो सरप्लस आता था उसको पीएनएल में नहीं लेके जाते थे। कहाँ लेके जाते थे? बाढ़ में जाए। ठीक है, वो पूरी बात नहीं है, अभी तुझे नहीं पता है। सरप्लस रीवैल्यूएशन सरप्लस बनाते थे, रिटेन अर्निंग में जाने नहीं देते थे। वो यही कह रहे हैं, इसलिए डिफरेंट है बिल्कुल। यानी इसका गेन पीएनएल में जाता है, इसका गेन पीएनएल में नहीं जाता। ओके, आगे ये एग्जाम्पल की थी किसी बच्चे ने, ये एग्जाम्पल किसी ने की हो, मसला होना नहीं चाहिए इसमें किसी भी किस्म का, लेकिन होमवर्क का मतलब होता है कर लें। अब मज़ा आए ना, जैसे ये होमवर्क है, मतलब इससे जो अंडरस्टैंडिंग आनी है उसको यूज़ करके टेस्ट में सवाल बनाओ, आई के पर्चे में सवाल बनाओ, और आप लोग कहें बस ठीक है सर ने नहीं कहा तो करवाया नहीं तो हम क्यों करें। मुमकिन है क्या हर चीज़ करवाई जाए? जो होमवर्क दिया उसका मतलब यही है कि हो सकता है बहुत ही सिंपल हो यार, लेकिन एक बार उसको ज़बानी पढ़ तो लो, कोई नई चीज़ तो नहीं है, देख तो लो कम से कम। कुछ भी कर देते हैं जी। IAS 40 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू मेजर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ आइदर मेजरमेंट इफ एंटिटी यूजेस फेयर मॉडल और डिस्क्लोजर। ये बात आपको समझ आएगी आज डिस्क्लोजर्स के अंदर, इसको अभी बाद में आके यहाँ से पढ़ लेंगे कि वो कहता है मेजर करो फेयर वैल्यू पर। ठीक है, फेयर वैल्यू पर मेजर क्यों करना पड़ता है? हो सकता है हमारे पास मॉडल फेयर वैल्यू हो, लेकिन अगर मॉडल फेयर वैल्यू ना हो तो आगे जाके इस स्टैंडर्ड ने भी कहा हुआ है कि आप कॉस्ट मॉडल पे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप फेयर वैल्यू उसको लिख के बता दो। तो इसलिए ये बात वहाँ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, वापस आ जाएंगे तो। ठीक है, एंड इट इज़ इनकरेज बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेजर फेयर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन डिपेंडेंट हु होल्ड्स। ठीक है, वो कहता है जी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से ही लगवाएं, मतलब आप वैल्यूअर की तरफ ना जाएं, आप प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लें, वैसे ही आसपास 2-3 बंदों से पूछ लें, खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, नॉर्मली ये ऐसे देखो ना, हमारे पास फैक्ट्री में एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट लगा हुआ है, फैक्ट्री लगी है, प्लांट चल रहा है, उसकी रीवैल्यूएशन करनी है, तो फेयर वैल्यू के लिए कोई मुझे एक्सपर्ट चाहिए जो आएगा, उसकी हालत देखेगा और एक्सपर्ट होगा, जिसका अंदाज़ा होगा कि इतने का है। तो उसके लिए तो ज़रूरी है प्रोफेशनल वैल्यूअर का होना। पीपीई के अंदर रीवैल्यूएशन करने के लिए फेयर वैल्यू के लिए ज़रूरी है प्रोफेशनल का होना। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, ये तो मैं और आप भी, अगर मिसाल के तौर पे भाई के प्लॉट्स हैं 2, ठीक है, भाई ईयर एंड के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू खुद भी निकाल सकते हैं। वहीं पे चले जाएंगे जिस सोसाइटी के अंदर हैं, वहाँ 2-4 साथ वालों से रेट पूछेंगे, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, पिछले 2-4 महीनों के अंदर जो सौदे हैं उन्हें देखेंगे, कहेंगे यार अच्छा आजकल ये रेट चल रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है ये IAS 40 एनकरेज करता है कि लगवाओ फेयर वैल्यू प्रोफेशनल बंदे से ही, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ओके, तो IAS 40 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू मेजर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेजर तो करनी है इसने फेयर वैल्यू, ठीक है, किस लिए? हो सकता है ये फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, इसलिए फेयर वैल्यू चाहिए हो, या ये कॉस्ट मॉडल पे भी हो, लेकिन डिस्क्लोज करना होता है उसमें भी फेयर वैल्यू को लिख कर अंग्रेजी में बताना। उन्हें कॉस्ट मॉडल पे नीचे एक लाइन में लिख दो कि इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, बताना होता है। ठीक है, तो चाहे आपकी मेजरमेंट बेसिस यही है, चाहे आप
कॉस्ट मॉडल पे है, लेकिन डिस्क्लोज करने के लिए आपको फेयर वैल्यू चाहिए, करनी पड़ेगी डिटरमिन, ठीक है। लेकिन आगे कहता है यहां पे हम इनकरेज तो जरूर करते हैं, लेकिन लाजिम नहीं कर रहे कि आप ये मेजरमेंट जो है वो किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाओ, लेकिन इनकरेज फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। कि हु होल्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड हैज रीसेंट एक्सपीरियंस इन द एलोकेशन एंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बीइंग, बट ठीक है, वो जब कह रहा है कि जी मैं इनकरेज है, तो हम तो इतने अच्छे नहीं है कि हम जाके पैसे भरते रहे, और ठीक है ना, खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। अगर टेक्निकल हो थोड़ा सा तो किसी प्रोफेशनल की खिदमात भी ले सकते हैं। वो कहता है इनकरेज है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, डन। तो ये एमसीक्यू बन नहीं सकता इसका, एमसीक्यू ऐसे ही बनते हैं। आई के बड़े टेक्निकल एमसीक्यू बना रहा है FAR 1 में भी 2 में भी, जो सही से पढ़ के जाता है ना, उसी को पता लग रहा होता है। सही से एक चीज पढ़नी है आपने जी। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी रिकॉग्नाइज, बेच देंगे कब, डी रिकॉग्नाइज मतलब क्रेडिट कर देंगे किताबों से कब, जब डी डिस्पोज हो जाए, बिक जाए, या व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विथड्रॉन फ्रॉम यूज एंड नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर, ठीक है। गेन लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम रिटायरमेंट और डिस्पोजल शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हाँ, शैल बी टेकन टू, पढ़ ही लें। गेन और लॉस arising from retirement or disposal of investment property shall be determined as a difference between net disposal proceed and carrying amount of asset and shall be recorded in profit and loss in the period for the of the retirement or disposal। और सादा बात है, वो कह रहा है गेन लॉस कैसे निकलेगा, कहता है जी आपने जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड आपको आनी है ना, उसको कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। ऐसे कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू थी, इसी से ही करते थे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे, नेट से ही करते थे, बचपन से सीखा हुआ डिस्पोजल, नेट करते थे डिस्पोजल कॉस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनको कैश को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करेंगे, तो कंपेयर हो गया ना, गेन लॉस निकल आएगा। कहाँ जाएगा, बताया हुआ है, वही लिखा हुआ उसने, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाना था एक बार अपने सामने, अपने साथ मिलकर, तसल्ली मेरी तभी होनी है, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने पढ़ा ही नहीं है इस तरह से, और एमसीक्यू इसमें से बन जाने, सारी मेरी मेहनत तो ज़ाया चली गई ना, फिर जो मैंने सारा पढ़ाया था सिर्फ एक बार यहाँ से गुजरा ना, तो इसलिए आपको आज बुला लिया एक्स्ट्रा। और घर वालों ने तो जो चले गए, अब उन्होंने को पढ़ना, उन्होंने कहाँ पढ़ना है। फिर जब उनके टर्म टेस्ट में इसमें से कुछ बना लिया मैंने, जो तो अभी मैंने बनाना है ना टर्म टेस्ट, कुछ बना लिया, तो कहेंगे सर ये तो एक्स्ट्रा में पढ़ाया था। एक्स्ट्रा क्या है, पढ़े हुए को सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें कि हमने पढ़ी हुई या नहीं। नई चीज़ें मैंने नॉर्मल क्लास में पढ़ा दी थी, ओके। अच्छा, ये द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ एसेट इज सेम एज दोज अप्लाइड इन IAS 16। कहता है जी ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज भी हो सकता है, जैसे IAS 16 में होता था वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम वही प्रिंसिपल, जिंदगी आसान। ये एग्जांपल बहुत आसान सी थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 6 इसके बारे में वो कहता है कि अच्छा, रिबटेबल जरा बताओ क्या होता है इसका मतलब, गूगल करके बताओ। रिबटेबल, रिबट करना, मुतनाज़े होना, ठीक है। वो कहता है काबिल तरदीद, वो कहता है प्रिजम्पशन। अच्छा, प्रिजम्पशन का क्या मतलब है, नहीं प्रिजम्पशन कहता है, वैसे मैं बता दूं ये कहना क्या चाह रहा है, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। वो कहता है स्टैंडर्ड ये कहता है कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो उसकी फेयर वैल्यू ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, जो कि हो सकता है, मार्केट ऐसी जगह पे, वो बिल्डिंग है, वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे जहाँ पे भी मार्केट डेवलप्ड नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, ऐसा हो सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी हो, तो फिर उसके बारे में पढ़ाया हुआ है, सिर्फ यहाँ से दिखाना है, उसको किस पे रख लो। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड ने ये कहा कि फेयर वैल्यू, अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल रखना है तो सब पे लगाओ, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। कॉस्ट रखना है तो फिर सब पे कॉस्ट पे, सबको कॉस्ट पे रखो। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है ना, तो रिबटेबल अजम्पशन है, मेरी प्रिजम्पशन है कि फेयर वैल्यू अवेलेबल होती है, यानी मुझे धोखा ना देना। और अगर वाकई सचमुच में किसी एक आधे की फेयर वैल्यू नहीं आ रही, और ये इनिशियल रिकग्निशन के दिन आपने देख लिया कि इसकी फेयर वैल्यू ऑन गोइंग बेसिस पर आगे भी चलकर मुश्किल है, नजर आ नहीं रहा कि इसकी फेयर वैल्यू कभी होगी, तो ऐसी एक प्रॉपर्टी को आप कॉस्ट मॉडल पे रख लें, चाहे बाकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आपकी फेयर वैल्यू पे हैं। फिर ये मजबूरी नहीं है आपकी कि यार उस एक की वजह से बाकी सबको भी कॉस्ट पे रखो। कहता है बाकी सबको फेयर वैल्यू पे रख लो, अगर आप रखना चाह रहे हो तो उस एक को कॉस्ट मॉडल पे रख लेना। लेकिन शर्त क्या है, इनिशियल रिकग्निशन के दिन खड़े होकर आप देख रहे हैं कि ऑन गोइंग बेसिस पर इसकी
फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, अकेली इसको कॉस्ट पे रख लो। लेकिन अब दो चीजें एडिशनल होंगी। पहली बात, अगर इसको कॉस्ट पे रखा है तो इसकी रेजिडल वैल्यू को आपने जीरो लेना है, चाहे सवाल में दी भी गई हो। और दूसरी बात, अब डिस्क्लोजर में जाके पढ़ाता हूं, अलग से इसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं कि ये गवादर वाली प्रॉपर्टी है, ये दूर दराज इलाके में है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है ना, कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, क्या वजह है कि इसकी फेयर वैल्यू निकल सकती, ये बड़े दूर दराज इलाके में है, वहाँ भी मार्केट डेवलप नहीं हुई। कोई रेंज बता दो, हाँ जी कोई 15 से 20 के दरमियान होनी चाहिए इसकी फेयर वैल्यू, पर बता नहीं सकते सही तरह से, ये रेंज बतानी होती है। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने? नहीं, पहले पूरी बात या तो रखो कॉस्ट मॉडल पे या रखो फेयर वैल्यू पे। अगर फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर फेयर वैल्यू मॉडल लगना है। अब अगर किसी एक प्रॉपर्टी पर जिसकी इनिशियल रिकग्निशन के दिन खड़े होकर कह रहे हो आपके ऑन गोइंग बेसिस पर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, उस एक अकेली को किस पे रख लो, कॉस्ट पे। लेकिन फिर दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो उसकी रेजिडल वैल्यू हमेशा जीरो ज्यूम करनी है, और दूसरा उसके बारे में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं। क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं, ये भी याद कर लेना, बुक तो स्टैंडर्ड तो साथ होना नहीं है, याद कर लें। मैंने कहा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और क्यों नहीं फेयर वैल्यू निकल सकती, रीजन, और तीसरा जो भी है वो तो सवाल बताएगा, है तो मैंने तुक्का लगा दिया ना। ठीक है, पहली बात डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा रीजन क्यों फेयर वैल्यू निकल सकती, और तीसरा रेंज ऑफ फेयर वैल्यू, पॉसिबल रेंज, अंदाजा लगा दो, तुक्का लगा दो। ठीक है, अब रेंज तो नहीं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा सकती, इतने से इतने रुपए तक होगी, वो नहीं, एंट्री उसकी नहीं हो सकती, डिस्क्लोज तो हो सकता है ना। ठीक है, ये तीन बता दो। अब पढ़ते हैं, पता नहीं यहां क्या लिखा था, मैं क्या बोल गया। देयर इज अ रिबटेबल प्रेजम्पशन दैट एन एंटिटी कहीं पे, वो कहां पे लिखा हुआ था कि सब पे फेयर वैल्यू लिखा हो, सब पे कॉस्ट, शायद आगे हो। चलो दफा करो, चलो ये तो पढ़ो, ये जो लिखा हो ये तो पढ़ो, आगे निकल गया जी। There is a rebuttable presumption that an entity can reliably measure the fair value of investment property on a continuing basis. However, in exceptional cases, in case of inability to measure fair value reliably, following guidance is applicable. ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये if an entity determines that fair value of an investment property is not reliably measurable on a continuing basis, the entity shall measure that investment property using cost model. ठीक है, फिर बाद में पता लग भी जाए तो, हाँ ये असल में बात थी, मैंने कहा था बाद में पता लग भी जाए, दो बातें क्या ख्याल रखनी है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स बीच में आ गए ना, तो मेरे जहन में कोई डिस्क्लोजर्स चल रहे थे, दो बातों का ख्याल रखना है। पहली, बाद में फेयर वैल्यू पता लग भी जाए तो कॉस्ट भी पड़ी रहे, और रेजिडल वैल्यू को जीरो ज्यूम करना है। और तीसरी बात जो आज पढ़ाई वो क्या है, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, एडिशनल डिस्क्लोजर, ऐसे चैप्टर होता है तैयार, आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं कि बस दौड़ लगा के हो जाएगा, तो इसलिए कहा आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहें, हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसे मिला करेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए, पढ़े हुए को रिफाइन करने के लिए, जिसका दिल करे। ठीक है, इस क्लास की अफादियत जिनको पता लगेगी वो आने लग जाएंगे फिर इंशाल्लाह। 2 दफ़ा कर लेते हैं, 3 दफ़ा नहीं करते, 2 दफ़ा तो कर ही लें कम अज़ कम, वैसे 3 दफ़ा होना चाहिए, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। सैटरडे को मेरी ना जूम मीटिंग्स होती हैं जी, संडे हम नहीं ऑन करते, आपने करना है तो फिर मशवरा किस लिए दिया है। संडे ऑन करने का मतलब है फिर आप बिल्कुल ही गए, सारे हफ्ते का आपने बैठ के पढ़ना होता है, चलो वो दिन, या कुछ मेरे जैसा रेस्ट भी कर रहे होते हैं, अगले हफ्ते पूरा चलना भी होता है जी। एडिशनल डिस्क्लोजर्स, नेचर बताओ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, रीज़न क्यों नहीं निकल सकती, और रेंज, और को और भी आ गया ना, मैं को हाफिज तो हूँ नहीं डिस्क्लोजर्स का, मैं प्रोफेशनली जब बंदा आ जाता है ना आगे तो उसको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं होती, उसकी किताब, उसके पास किताब मौजूद होती है, तो उसने जब भी लिखना है तो रेंज ऑफ फेयर वैल्यू। रेंज का क्या मतलब है, उस प्रॉपर्टी का अंदाजन कितनी फेयर वैल्यू होगी, यही कोई 15 से 20 लाख, ये रेंज है,
यही कोई 15 से 20 लाख जो बोला जाता है, ये रेंज ही तो है। अब 15 है, 20 है, 18 है, 17 है, 15.5 है, 16.5 है, नहीं पता, 15 से 20 है। ओके, अच्छा जी, ये 3 बातें ध्यान में रखी। उसके बाद ये अगला ही लिखा हुआ है, रेजल वैल्यू 0 लेनी है और शेल कंटिन्यू टू अप्लाई आई 16 अंटिल डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी का मतलब बता दिया कि चाहे उसकी फेयर वैल्यू मिल भी जाए बाद में, उसको फिर फेयर वैल्यू पे नहीं लाना, उसको किस पे पड़ा रहने दोगे, कॉस्ट पे पड़ा रहने देना। ये मतलब था अगली लाइन का, ठीक है। लेकिन बस आपने ये 3 ध्यान में रख लेने। अच्छा जी, पॉइंट सी में कहता है अगर प्रीवियसली आपने किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रखा था, तो अब ये बात कोई नहीं है कि बाद में उसकी फेयर वैल्यू ना रहे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन पढ़ो, इफ एन एंटी हैज प्रीवियसली मयर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, इट शैल कंटिन्यू टू मयर द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू अंटिल डिस्पोजल और ट्रांसफर टू कहीं और, इवन इफ कंपेरेबल मार्केट ट्रांजेक्शन्स बिकम लेस फ्रीक्वेंट और मार्केट प्राइसेस बिकम लेस रेडिली अवेलेबल। शायद उधर से लोग छोड़ के जाना शुरू कर चुके हैं तो भी कोई मसला नहीं है, फेयर वैल्यू कम हो गई होगी ना, ट्रांजैक्शंस कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको बस आप गुजारा करना पड़ेगा किसी भी तरह से, फेयर वैल्यू पे उनको रखो, हमें नहीं पता, ठीक है ना। एक बार फेयर वैल्यू निकल आई तो ये अब कैसे कह रहे हैं हमके वहाँ पे मार्केट नहीं होती, चाहे ट्रांजैक्शंस कम भी हो गई हैं, फेयर वैल्यू के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू करो, ओके। अच्छा जी, इस पॉइंट के अंदर वो कहता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, इसको आप इधर से ना पढ़ो, पहले मुझे ये बताओ, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो ये प्लॉट ऑफ लैंड था, इसके ऊपर प्लाजा बनना शुरू हो गया, साल का एंड आया तो बुनियादें और ये 3 मंजिलें बन चुकी थी, अभी प्लाजा पूरा नहीं हुआ, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और बोलो, अच्छा, क्या इसकी फेयर वैल्यू होगी? नॉर्मली तो नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है। आपने कभी गौर किया हो, आजकल आसपास आपको मिलेगा घरों के अंदर कि मिसाल के तौर पे लेट्स से ये घर है, ठीक है, ये घर है और इस घर के अंदर ज़मीन के ऊपर ये फाउंडेशन डाल के उन्होंने उसके ऊपर ये दीवारें डाली, छत डाली और प्लस्तर कर दिया, ग्रिलें श्रिलें लग गई हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं जी? आपने अक्सर देखा होगा कि इनके ऊपर ही फॉर सेल का बैनर लगा दिया जाता है, थोड़ा सा कम प्राइस पर बेच दिया जाता है कि जी फिनिशिंग हर कोई अपनी मर्जी की कर ले, जी मुझे टाइल इस तरह की पसंद है, इस तरह की पसंद है, इस तरह की पसंद है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ फिनिशिंग आप खुद कर लें। तो है तो अभी भी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा मुमकिन होता है कभी कभी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी एक स्टेज पर आकर कोई मार्केट एग्जिस्ट करती हो, अगर करती हो तो वो उसकी फेयर वैल्यू निकल सकती है, फिर उस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को भी फेयर वैल्यू पर ले आओ, ठीक है। जब तक वो फेयर वैल्यू ना निकल सके तब तक किस पे रख लो? कॉस्ट पे, ठीक है। तो CWIP को आपने किस पे रखना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी हम प्लाजा बना रहे हैं किराए पे देने के लिए, ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को आपने किस पे रखना है? एट कॉस्ट अंटिल, एट कॉस्ट, बल्कि उर्दू में लिख रहे थे ना, यहाँ भी उर्दू में लिख दें जी। आप इसको किस पे रखना है जी? कॉस्ट पर रखें, और जाहिर सी बात है कॉस्ट मॉडल में इस पर डेप्रिसिएशन नहीं होती, CWIP डेप्रिशिएट नहीं होता, ओके, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो कॉस्ट पर रखें, एक मिनट पहले पूरा कर लूँ यार, ये जुमला मुझे भूल जाना है, रट्टा पता है तो मैं भूल जाता है मुझे। कॉस्ट पर रखें और जब फेयर वैल्यू हो जाए अवेलेबल, फेयर वैल्यू हो जाए अवेलेबल तो उस पर ले जाएं और गेन लॉस को कहाँ ले जाते होते हैं? इस फेयर वैल्यू गेन लॉस को कहाँ लेके जाते होते हैं? P&L में गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। क्या मतलब जब तक कोई मार्केट एग्जिस्ट ना करती हो तो आपने किस पे रखना है इसको?
कॉस्ट पे, सिंपल, होना भी ऐसे ही चाहिए। और अगर इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल हो जाती है तो भाई फिर इसको भी उठाकर किस पे ले जाएं, फेयर वैल्यू पर, ठीक है जी। और दूसरी चीज, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, ठीक है, और व्हेन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर, बल्कि यूं लिखें, बल्कि लिख ही लें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब क्या करें जी, अब क्या करें जी, बोलें। अब तो भाई वही नॉर्मल वाली रूटीन कि जितने पर ये इस दिन पड़ा है, चाहे वो प्रीवियस कॉस्ट ही पड़ी है या पीछे को फेयर वैल्यू निकल आई थी और गेन लॉस आपने निकाल के उसको प्रॉफिट लॉस से फेंक भी दिया था, मतलब जिस दिन कंप्लीट हुआ है ना, उस दिन जो कैरिंग वैल्यू है उसको उठा के अब इस दिन की फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे और गेन लॉस को कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जब कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो जाए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो क्या करो, इसको ट्रांसफर डेट पर, इसको ट्रांसफर डेट पर फेयर वैल्यू पर ले जाएं और गेन लॉस को पीएनएल में ले जाएं। डन हो गया। असल में ना इधर जो आईकैप ने लिखा हुआ है ना, ज़रा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है, तो मैंने ज़रा सादा अल्फाज में लिख दिया। मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहर लो पढ़ा भी देता हूँ बाद में। सादा बात, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही है ना, ठीक है। जब तक उसकी फेयर वैल्यू टर्मिनेबल नहीं है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है वो, तो कॉस्ट पे पड़ा रहेगा। और अगर उसकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होते होते ही फेयर वैल्यू निकल आए तो उसको फेयर वैल्यू पे ले जाओ, और अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल पाती यहां तक कि वो कंप्लीट हो जाए, तो जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन तो फेयर वैल्यू होगी, उसको उठा के कहां पे ले जाओ, फेयर वैल्यू पर, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू मॉडल की कहानी है। बहरहाल जो कॉस्ट मॉडल होता है तो उसके अंदर तो कॉस्ट को ही बस हम उठा के फेंक देते हैं पीपीई के अंदर, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अब पढ़ लें इसको जरा, फिर आपका सवाल लेता हूं। कहता है, सो गए थे तुम, ओके, सो गए, हो गए या सो गए, सो गए, हो गए, हो गए, सो गए जी। इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट fair value of investment property under construction is not reliably measurable but expects the fair value of property to be reliably measurable when construction is complete, it shall measure the investment property under construction at cost until either its fair value becomes reliably measurable or construction is completed। मतलब इतनी मुश्किल सी बात लिखी हुई थी, ठीक है, फिर क्लियर भी नहीं होता ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये पूरी बात ही कर दी, ठीक है, सादा बात ही। वो क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसके बारे में वो कहता है फेयर वैल्यू अंडर कंस्ट्रक्शन और फेयर वैल्यू टर्मिनेबल नहीं है, तो उसको कॉस्ट पे रखो यहां तक कि उसकी फेयर वैल्यू निकल आए या वो कंप्लीट हो जाए। तो वो मैंने यहां पे लिख दिया ना कि CWIP को आपने कॉस्ट पे रखना है और जब उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल हो जाए तो उसको फेयर वैल्यू पे ले जाए, गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में ले जाए। और अगर उसकी फेयर वैल्यू कहीं नहीं निकली थी या निकली भी थी और अब वो कंप्लीट हो गया, तो जिस दिन कंप्लीट होना है उस दिन तो फिर आपको पता ही है कि उसको आपने फेयर वैल्यू पे लेकर जाना ही होता है, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस पे ले जाएंगे, ठीक है। ओके, डन। एरो कौन सा एरो, कोई बात नहीं, ब्लू नहीं हुआ, ब्लैक हुआ है। कलर ब्लाइंड तो नहीं पाई तू। अच्छा जी, अच्छा जी, ट्रांसफ़र में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन भी, ठीक है। और बस यही है ना, आखिरी पे तो डिस्क्लोजर्स हैं, शुक्र है, बट डिस्क्लोजर करा के छुट्टी देता हूँ, MCQs भी कराने हैं, ओह माय गॉड। अच्छा देखें जी, चेंज इन यूज़, चेंज इन यूज़ अगर हो जाए तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देना, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देना है टू या फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कब,
प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आओ या यहां से ले जाओ, कब? जब चेंज इन यूज हो, ठीक है। अब द चेंज इन यूज अकर्स व्हेन प्रॉपर्टी मीट्स और सीजेस टू मीट द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड देयर इज एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड देयर इज एविडेंस ऑफ द चेंज इन यूज। मतलब आपने मिसाल के तौर पे ऐसे ही डायरेक्टर्स ने आपस में बैठे बैठे फैसला किया, ऐसे ही गपशप लगा रहे हैं और कह रहे हैं यार क्या ख्याल है ये 7 वाला प्लाजा खाली करा के इसके अंदर ही हेड ऑफिस ना बना लें। अब आप हैं अकाउंटेंट, आप भी वहीं पे बैठे हुए थे, आप एक आने पड़ी, फटाफट आए अपनी सीट पे आकर आपने एंट्री की, इन्वेस्टमेंट पीपीई डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। स्टैंड कहता है ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। ये जो आपका चेंज इन यूज़ है ना, इसका कोई ना कोई एविडेंस हो। अब आप अकाउंटेंट यूँ सर खुजाने लग गए, मतलब स्टैंड कहता है मतलब ये कि आपने नोटिस भेज दिया है किराएदारों को कि खाली करो, लोग खाली कर रहे हैं और आप तैयारियां पकड़ रहे हैं, तो अब मतलब आपने एविडेंस हो गया, एविडेंस आ गया कि अब आपने वाकई नियत कर ली है। तो जिस दिन ये नियत कर ली है, चाहे अभी वो खुद यूज़ करना शुरू ना भी करें, खाली करा लिए तो फिर आप ट्रांसफ़र कर लें IS16 में, या आप डेवलप कर रहे हैं प्रॉपर्टी को और नियत है आपकी कि आप उसको इन्वेंट्री के तौर पे बेचेंगे, तो जब तक वो इन्वेंट्री के तौर पे बेचेंगे की नियत थी तब तक वो IS2 है, अंडर कंस्ट्रक्शन सही, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे ही बैठे बैठे कहा यार हो सकता है हम इसको किराए पे ही दे दें, हो सकता है नहीं भाई, उसके ऊपर फॉर सेल की फट्टी उड़ाओ और किराए के लिए खा रही है, देखो कोई एविडेंस होना चाहिए तब हम मानेंगे कि चेंज इन यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, देयर इज एविडेंस, ठीक है, ऑफ द चेंज इन यूज। इन आइसोलेशन अ चेंज इन मैनेजमेंट्स इंटेंशंस फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट प्रोवाइड। कहता है सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टर ने बैठे बैठे जो बात कर दी थी उससे आपने चेंज इन यूज ही समझ लेना इसके अंदर, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से MCQ बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एविडेंसेज ऑफ चेंज इन यूज। कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, जाके रहना खुद शुरू कर दिया है, और ऑफ डेवलपमेंट विद अ व्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, या आपने किराए पे थी खाली करा के अब उसके ऊपर कोई अपने हिसाब से चेंजेस करवानी, डेवलपमेंट करनी। ये मेरे ख्याल में एक पास पेपर में भी आया था ये पॉइंट, आई थिंक GNU कैश में या मेसोपोटामिया में से किसी एक के अंदर इस तरह से लाइन लिखी हुई थी कि हमने एक प्रॉपर्टी थी उसको खाली करा लिया, 3 महीने कंस्ट्रक्शन होती रही थी, याद करो शायद मेसोपोटामिया था, शायद GNU कैश था, ओके वट एवर। सवाल में ऐसा था कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी गालिबन, हमने सोचा कि नहीं जी इसको हम अपने यूज़ में रखेंगे, तो हमने खाली करवाया 1 जनवरी को और 1 मार्च तक उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट करते रहे। तो मैंने आपको कहा था 1 जनवरी से ही ये PPE बन गया है, क्योंकि उन्होंने खाली करा के काम ही इसी नियत से शुरू कर दिया कि हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। एविडेंस होना चाहिए कि आपने या तो रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया अपना हेड ऑफिस, या कुछ काम वाम कर रहे हैं ताकि आप शिफ्ट करें हेड ऑफिस, ठीक है, फॉर ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू वही किराएदारों से खाली करा के अपने यूज़ के लिए। ऐसे ही कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विद अ व्यू ऑफ सेल, ठीक है। एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, खुद खाली कर दिया है और पार फटा लगा दिया है, किराए के लिए खाली है, तो ये PPE से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने के लिए ट्रांसफर। इंसेप्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज, किराए पर दे दिया है किसी और को, निशानियां, ये निशानियां हैं अकल वालों के लिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के। अच्छा, when an entity decides to dispose of investment property without development with a view of sale, ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखो, when an entity decides to dispose of an investment property without development with a view to sale, यानी उन्होंने ये नियत नहीं की थी कि इसको बेचेंगे, it continues to treat the property as investment property until it is de-recognized, eliminated from statement of financial position and does not reclassify as inventory। समझ आइए, मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है आपकी एक इन्वेस्टमेंट, आपने किराए पे एक मकान चढ़ाया हुआ था, आपने किराएदार को नोटिस भेजा यार मेरा प्रोग्राम बन गया इसको बेचने का, आप खाली कर दें 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद वो निकला और आपने वो चाबी किसी को पकड़ाई, जेब में पैसे डाले और घर आ गए। स्टैंड कहता है ये इन्वेंट्री नहीं बनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रही थी और वो डिस्पोज हुई है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज होती है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को विदाउट डेवलपमेंट विद अ व्यू ऑफ सेल आपने रखा हुआ था ना, डेवलपमेंट कोई नहीं किया आपने, कोई आपका इरादा नहीं था बेचने का, और फिर आपने उसको बेच दिया, तो वो जब तक बिक ना जाए तब तक वो
इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी ही रहेगी। इसको ये नहीं कह देना ये फॉर सेल इन्वेंट्री बन गई है, ठीक है। When an entity completes construction of a development of self-constructed investment property that will be carried at fair value, any difference, वो मैंने पहले ही बता दिया है। When an entity uses cost model transfer between investment, हाँ ये वाली बात ज़बानी की हुई है कि अगर एंटिटी कॉस्ट मॉडल यूज़ करे ना तो ट्रांसफ़र को फेयर वैल्यू पर नहीं करना। मैंने आपको कहा था ट्रांसफ़र को किस पे करना है, कॉस्ट पे। ट्रांसफ़र किस पे, कैरिंग अमाउंट पे, कॉस्ट सही बोल गया, कैरिंग अमाउंट पे, ठीक है ना। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक इन्वेंट्री पड़ी है लोअर ऑफ कॉस्ट एट NRV 200 पे, आपने इसको ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो आपने एंट्री पास करनी है 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और फिर इसको पकड़ के डेप्रिशिएट किए जाना है। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू नहीं है ना, यही तो कह रहा हूं, नहीं करना फिर फेयर वैल्यू, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट पे होगी। किस पे, कैरिंग अमाउंट पे। मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर एक एसेट पड़ा था, कॉस्ट थी उसकी 150 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसकी 30 रुपए, बुक वैल्यू कितनी है। इसको ट्रांसफर करना है तो एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट PPE क्रेडिट 120, और फिर इस 120 को यहां पे रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करने लग जाओगे। मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी है और चूंकि कॉस्ट मॉडल पे है 200 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और ये डेप्रिशिएट हो चुकी है लेट से 40 रुपए जी, तो 160 इसकी क्या है, बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू एक ही बात होती है। इसको ट्रांसफर करना है अब PPE में, तो PPE डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 160 से, इसको अब रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करी जाओ। तो ये पहले दिन बताया था, ये छोड़ दिया था। बताया क्या था, अगर ट्रांसफर हो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो तो ट्रांसफर किस पे करनी है, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। व्हेन एंटिटी यूजेज फेयर वैल्यू मॉडल ट्रांसफर शैल बी अकाउंटेड फॉर, ये छोड़ो मैंने बता दिया है, इसको फिलहाल छोड़ो, इसका और आसान वर्जन में बना दूंगा आपको, ठीक है। बस एंटिटी यूजेज फेयर वैल्यू मॉडल तो ट्रांसफर शैल बी मेड एट फेयर वैल्यू। अब आपको पता है वो रूल्स क्या थे, ठीक है। और अगर एंटी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है तो ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड IAS 16 एंड इन्वेंट्री डू नॉट चेंज कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी, और डिस्क्लोजर पर एंड डू नॉट चेंज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पज। मतलब यहां पर 200 की इन्वेंट्री थी, 200 ही ट्रांसफर कर दी, अगले की 200 की कॉस्ट मान गई, अब वो डेबिट करे कॉस्ट मॉडल में। यहां पर 120 की बुक वैल्यू थी, यही बुक वैल्यू आगे चली गई और रिमेनिंग लाइफ वही 120 डेबिट होगा, इसकी तरफ से खत्म हो गया, यहां शुरू हो गया एंड सो ऑन। अगर कॉस्ट मॉडल है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो ट्रांसफर में जिंदगी आसान है, तो ये नहीं आएगा, मेरा अंदाजा है, पता लग गया ना आपको, तो फिर ये नहीं आएगा ना। अब इतना आसान है देखो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो एडजस्टमेंट एंड बचपन वाली जो आपने जब पहले सिखाई थी, शुरू में किसी ने आपको इंट्रो में सिखाई हो कि अगर आपने अपने स्टॉक से AC निकाल कर अपनी दुकान में लगा लिया तो इसकी एंट्री करो PPE डेबिट स्टॉक क्रेडिट इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट से करो, ये तो वही एंट्री है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर डेवलपमेंट करें तो फिर वो मतलब कि रीसेल हो जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगा। हाँ, फिर उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के इन्वेंट्री बनाएंगे और फिर इन्वेंट्री को बेचेंगे। डेवलपमेंट कैसे, कोई पंपलेट दे देंगे यार हमारी बिल्डिंग नहीं, हम बेचने के लिए रेनोवेशन नहीं करा सकते, किराए पे किराएदार मत मार के जाते हैं बिल्डिंग की, रीसेल के लिए। हाँ हाँ हाँ, आपकी जो बिल्डिंग थी वो किराए से जब खाली कराई जाके आपने देखा तो बिल्डिंग का तो निस्त मारी हुई थी उन्होंने, तो अब आपने सोचा मैं बेच दूं तो आपने रेनोवेशन करवाई, उसी विच बोल लो भाई पहले, ठीक है। आपने उसकी रेनोवेशन करा के उसको टिप टॉप करके बेचना है ना, तो ये जब आपने रेनोवेशन शुरू की है ना टिप टॉप करना, ये है वो डेवलपमेंट जो आप बेचने के लिए कर रहे हैं, ये उस दिन इन्वेंट्री बन जाएगी जिस दिन आपने टिप टॉप शुरू की। और अगर आपने वैसे ही खाली करवा के उसको अगले दिन बेच दिया तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही थी, वो से डिस्पोज हो गई, ट्रांसफर नहीं हुई इन्वेंट्री में। जी, अब 3 महीने कोई डेवलपमेंट नहीं की फॉर द विद द व्यू ऑफ सेल इट एज इन्वेंट्री, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही बेचना, ये कह रहा। अब बोलो, नहीं हुआ, मैंने खाली करके रख दी, मेरा कोई व्यू नहीं है बेचना, पड़ी है, हो सकता है मैं अगले किराएदार का वेट कर रहा हूं, करता रहा नहीं आया, बेच दी, अचानक बेच दी, यूं कह लें।
बेटा फिर भी नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, तो स्टैंडर्ड ने अब स्पेसिफिकली जरा ये बात कर दी है कि अगर आपने मतलब आपने बेचना ही है ना, उसको डिस्पोज करना है, डिस्पोज करना है, उसकी बात कर रहा है ना। अगर डिस्पोज नहीं किया तो डेवलपमेंट नहीं की तो इन्वेंट्री है, और अगर खाली कर दिया और फॉर सेल रख दिया तो फिर तो इन्वेंट्री बन गई ना, वो तो पीपी से निकल जाएगा। लेकिन वो इसी तरफ ही लेकर आएगा बात को, जैसे यहाँ पे लिख रहा है क्या, वो स्पेशली लिखेगा कि हमने डेवलपमेंट, क्योंकि उसने ये स्पेशल ना, ये स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई बात है कि आपने चेंज इन यूज के से ट्रांसफर करना, और चेंज इन यूज जो है उसका एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस क्या है, कमेंसमेंट हो ओनर ऑक्यूपेशन की, या डेवलपमेंट विद द व्यू हो ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन, कमेंसमेंट हो विद द डेवलपमेंट ऑफ व्यू एज सेल, तो फिर इन्वेंट्री बनेगी, वरना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रखो। अब ये ही रखना, ऐसे ही रखना, ठीक है। हाँ, चाहे वो लगाते रहे बैनर बूनर, आपने कहना नहीं नहीं नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही तो बस इन्वेंट्री कोई नहीं बनी, ये पीपी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो बिकती है, तो डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब अगर विद द व्यू ऑफ सेल आपने डेवलपमेंट नहीं की है तो फिर उसको इन्वेंट्री में ना फेंको। ये बारीकियां तो एंड पे आके आती है ना स्टैंडर्ड की, बारीकियां एंड पे, पहले पूरा नॉर्मल सीखा जाता है, छोटी बातें पहले दिन नहीं सिखाई जा सकती, वरना तो फिर आपको ये समझ ही ना आए चीज़ें। तो कब से शुरू किया था, आसान आसान करते करते मुश्किल काम भी सारे कर लिए। अब बेसिक बुनियाद हमें पता है, अब बारीकियां ये एंड पे आया करती हैं, इसीलिए तो ये कह रहा था करते हैं करते हैं करते हैं, ठीक है। तो बात क्या हो रही है, हमारी बिल्डिंग थी, हमने किराए पे दी हुई थी, खाली करा ली, और खाली करा के 2-3 महीने हमने बाहर उसके लगा भी दिया फटा फॉर सेल, लेकिन हमने उसको एज इट इज बेचा है ना, तो हम उसको इन्वेंट्री नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड ये कह रहा है। फिर उसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, वो ही बिक गई, वो भी तो डिस्पोज होती है, डिस्पोजल क्रेडिट का, ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करेंगे, कैश डेबिट करेंगे, गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, उसको इन्वेंट्री नहीं बनाना। ओके डन। शुरू में ना बात सादा से सिखाने के लिए ना कभी ऐसी बिल्कुल ही झटके हिसाब से समझाया जाता है बच्चे को, लेकिन फिर बारीकियां एंड पे जाकर आती हैं। अब एमसीक्यू हो सकता है पर्चे में इसका आ जाए, मिसाल दे रहा हूं आपके पर्चे में, कल वाले तुम्हें तो नहीं होना। अच्छा जी डन। अगला काम आपको आता है, डिस्क्लोजर पढ़ो, बस करो जाओ, यही तो काम करने के लिए आया था मैं असल में। यार किसी ने व्हाइट बोर्ड की पिक्चर बनाई थी ये जिस दिन ये सवाल किया था, वो एक बच्चा मेरा सीएमए के अंदर ना मुझे व्हाइट बोर्ड की पिक्चर भेजता है, वो बना के पता नहीं पीडीएफ कैम्स क्या रख, वो सही, वो बोर्ड की ना उस तरह की तस्वीर खींच के भेज दिया, कभी जरूरत पड़ी जाती है। चलें जी, अब ये हमारा डिस्क्लोजर है, किसका, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। 5 मिनट में डिस्क्लोजर्स पढ़ाने हैं आपको, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, लेकिन उससे पहले आप जरा इस पर नजर डाल लें। ये नोट हमने बनाया था, मुझे लग रहा है इस बार ये अलग से आएगा, 2 दफा मिक्स होके आ गया, ठीक है, मुझे लग रहा है, इसलिए प्लीज जरा ध्यान रखें इसकी तरफ। अच्छा भाई मैं क्लास में हूं, असर के बाद करता हूं। आपको ये ना समझे कि मैं बेगम को मैसेज होता तो मैं भाई कहता, सर हो सकता है आपने जॉन के कहा भाई, तुमने तस्वीर भेजी है मुझे अभी अभी, शरारतें करते हो। अच्छा अच्छा, ये वाली बनाई हुई थी ये, ओए होए होए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, फेयर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग। और अगर कॉस्ट मॉडल हो तो एक्यूमुलेटिव, फिर ये फेयर वैल्यू नहीं आता, लेकिन इसमें दोनों थे ना हमारे सवाल में, मैंने सारा कुछ ही डाल दिया था इसके अंदर, इसलिए दोनों चीजें आ गई थी, ठीक है। तो एक्यूमुलेटिव, ओपनिंग, डेप्शन, डिस्पोजल और क्लोजिंग, और बुक वैल्यू, मेजरमेंट बेसिस आ गई, इनमें कोई नहीं लिखते होते, अगला इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, अब देखते जाएंगे यहां से वहां से टिक करते जाएंगे। एंटिटी शैल डिस्क्लोज वेदर इट अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल, लिखा हुआ है, और बोलो नेक्स्ट। When classification is difficult, the criteria it uses to distinguish between property, investment property from, वो कहता है, अब ये बात ऐसे है ना, ये आई ही ना हमारे सामने, हमने कहा था याद है वो, कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो कौन सी पीपी में कौन सी,
और अगर वो बिल्कुल एक जितनी हो गई थी और अलग भी नहीं हो सक रही थी तो मैंने कहा था, एक एक हमने एग्जाम्पल की थी, छोटी सी एग्जाम्पल की, जिसमें हमने कहा था कि 50-50 है लेकिन सारा बिजनेस उसका यहां पे है, इसलिए सारे को IS 16 कह दो। अब ये मुश्किल था ना इसको डिटरमिन करना, IS 16 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसी कोई चीज मुश्किल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिटरमिन हो रही हो तो वो मुश्किल अपने सब नोट्स के अंदर लिख लो यहां पे, ठीक है ना। ये नोट नंबर 9 था ना, तो 9.1 में तो पक्की पक्की दो चीजें 9.1 और 2 में लिखवानी है, जैसे पक्की पक्की होती हैं, ठीक है। 9.3 के अंदर लेट से आपने ये लिख दिया कि जी वो बड़ी मुश्किल हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने ये डिसाइड किया, ठीक है, ओके, मुश्किल से डिसाइडेड कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। जो मुश्किल सवाल में लिखी होगी आप भी लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद द एक्सटेंट टू विच, इसको मतलब अगर फेयर वैल्यू के बारे में आपने कोई पॉइंट लिखा हुआ देखा है ना, इसको पढ़ा नहीं रहा, फेयर वैल्यू से मुतालिक कि फेयर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय फलां फलां ऑन द दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, वो दिस एंड दिस एंड दिस उठाकर सब नोट्स में डाल देना, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात ना लिखी हो तो हम भी नहीं लिखेंगे, ओके। आगे कहता है द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रिमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड्स ऑफ डिस्पोजल। इसको रीड करते जाना है, ये एडिशनल है, मतलब ज़रूरी वाले हैं लेकिन वो नहीं है जो नोट में नॉर्मली आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, वही वाला कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट जिसमें लिखा हुआ था। इस स्टैंडर्ड ने भी कहा हुआ है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट तो कहाँ लिखेंगे। मिसाल के तौर पे सवाल में आ जाता है जी कि हमने अगले साल बुर्ज खलीफा ख़रीद लेना है हबीबी से, ठीक है, हमारी कंपनी ने बुर्ज खलीफा हबीबी से ख़रीद लेना है अगले साल, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब ये इतना बड़ा डिसीजन है कि आप अपने यूज़र को बता दो, ठीक है, तो आप नीचे लिख दोगे ये सारी बात कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड टू परचेज बुर्ज खलीफा इन द कमिंग ईयर, तो बस ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट लिख दिया आपने। उसके बाद एंटी शैल डिस्क्लोज अ रेकन्सिलिएशन बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एट बिगिनिंग एंड एंड शोइंग फॉलोइंग एडिशन, डिस्पोजल, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ट्रांसफर, अदर चेंजेस। बेसिकली इसकी बात कर रहा है वो, क्योंकि कॉस्ट मॉडल होगा तो ही आप डेप्रिसिएशन की तरफ जाएंगे ना, वरना सिर्फ ये करेंगे। अच्छा, मुझे समझ लग गई है, आप लोग काफ़ी थक गए हैं। इसको आपने इसी तरह से पढ़ना है, वैसे भी नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ये अब 2 से 3 मिनट सिर्फ रीड करवाना है और IS 20 की बाकियात भी ऐसे ही पूरी करनी है, लेकिन मैंने MCQs भी करवाने हैं। पोस्टमार्टम हमने बहरहाल करना है हर चैप्टर का, तभी आगे जाना है, वैसे मुमकिन नहीं है, ओके, वैसे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज टर्म टेस्ट। ये टाइम थोड़ा सा बस वैसे ही। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक मिनट, ये भाई ने पूछा था, अरे यार वो बंद ही हो गया सारा कुछ। भाई ने पूछा था कि सॉल्यूशन, ये जो लास्ट टेस्ट आया है, तो मैंने कहा था कि ये चूँकि IQAP की रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल था तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल वाला तो रहने ही दो, ये देखो, इससे मार्किंग स्कीम भी कर दी थी, लेकिन ये आपके सामने थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना, ठीक है, कि बनना कैसे था, सवाल होना कैसे था। देखो उसने कहा था दोनों नोट बनाओ, ये हमने नोट बनाया PPE का। अब देखो ऊपर हेडिंग TL नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर PPE नंबर 1, मैंने नंबर 1 डाल दिया। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अकोमोडेशन, उसके बाद इसके सब नोट्स, उसके बाद बस और कोई सब नोट नहीं था। आगे देखो नंबर 2, अब दोबारा हेडिंग नहीं बनानी, नोट्स के अंदर नोट्स सारे इकट्ठे ही आते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वेयर हाउस, इसमें देखो तो सिर्फ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल था और इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल थी, तो अगला हिस्सा बनाया ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो सबसे अहम बात है ना बच्चों, याद रखने वाली, जो आपको डिस्क्लोजर में भी आज पढ़ानी थी, जो नहीं पढ़ सके, ठीक है, वो बात ये है कि आपको अगर सवाल के अंदर वो इनकम या एक्सपेंस दे दे, रेंटल इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दे उस रेंटल इनकम कमाने का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है ना, सवाल में अगर वो लिख दे या उन रेंटल्स को कमाने के लिए बता दे कि एक्सपेंस इतना लगता है, तो वो आपने सब नोट्स के अंदर लिख देना है। ये जो मैंने नहीं लिखा था यहाँ पर, किधर गया,
बताया है, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली होगी अभी 1 मिनट यहाँ पे लिखने के बाद। क्या यहाँ पर आप लिखोगे कि रेंटल इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी, वो जो कहानी लिखी हो एक लाइन में वो लिख दो। अगर पर मंथ गिवन हो तो जितने महीने इस साल में दिए रखी किराए पे वो टोटल करके लिखो। और अगर उसके साथ ही लिखा हो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू अर्न रेंटल्स भी अगर गिवन है तो वो भी आपने लिख देना एज इट इज़, अगर कभी आ जाए तो। ठीक है, तैयारी ऐसी करा रहा हूँ कि नोट ये देना है, हालांकि ये मैंने देना कोई नहीं है कल। ठीक है तो ठीक है जी, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। जितने का बन गया अभी बनाना है, जा रहा हूँ अब बनाने, यही काम करना है। ठीक है, नहीं जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि 1.5 घंटे के करीब ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि आप लोग इजीली मैनेज कर सकें। अल्लाह हाफिज़ जी।